ये वक्त है आत्मचिंतन का, ये वक्त है अपनी कमजोरियों से निजात पाने का, ये वक्त है जो खराब शॉट सिलेक्शन हमने पिछले मुकाबले में किया, पिछले वनडे मुकाबले में, उससे उबरने का। और ये वक्त है जो हमारा मध्यक्रम है, जो पूरी तरह से निर्भर है टॉप ऑर्डर पर, उसके चलने का। दिक्कतें तो और भी बहुत हैं ऋतिक, लेकिन अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि इन दिक्कतों का एक साथ समाधान कैसे हो, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऐसे मझधार में फंसी हुई है। और जब कहते हैं ना कि आप बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच हारे हैं जी, उससे आप उभरे भी नहीं हैं अभी, और उसके बाद अभी आप वनडे मैच में आए और वनडे मैच में पहले मैच में फिर आपको शिकस्त झेलनी पड़ी। हमारे बॉलर्स जो हैं वो जहां 250 से ऊपर का स्कोर नहीं बनना चाहिए था वहां रन लुटाते हुए दिखाई दिए। हमारे बल्लेबाज जो 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर जो स्कोर था और ठीक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जीत की और अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अचानक कोलैप्स के शिकार हो जाते हैं। तो जब आप रन नहीं बनाएंगे, विकेट नहीं लेंगे, तो फिर कैसे भला होगा हमारा। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं बात इसका बिल्कुल साफ साफ प्रेशर दिख रहा था केएल राहुल की बैटिंग पर। जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, केएल राहुल का पैर भी नहीं चल रहे थे और क्रीज के अंदर डटे रहे, क्रीज के अंदर खड़े ही खेले। और बात करें अगर शिखर धवन की, तो अब कहना चाहिए आगे अगली बॉल पर, पैर निकालने वाली बॉल पर आप पीछे खेल जाते हैं। और विराट कोहली के बारे में तो सर वो इतने बढ़िया खेल रहे थे, 51 रन पर वो विकेट दे जाते अपनी। और वो स्वीप शॉट जो आमतौर पर वो लगाते भी नहीं। और वो स्वीप शॉट पर हमारे यहाँ आमतौर पर यही कहा जाता है, भारत में परंपरा ये रही है कि आप जितना तिरछा खेलोगे, स्वीप शॉट खेलोगे, उसको रिस्की शॉट माना जाता है, और वो उसी के शिकार हो गए। और अगर आप देखें तो ये दोनों अय्यर बंधु जो हैं, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, इन्होंने जो हुक लगाने के लिए दोनों पांव ही ऊपर उठा लिए थे, लगी नहीं रहा था क्रिकेट खेल रहे हैं या क्या खेल रहे हैं जी। ऋषभ पंत जो है बाहर जाती गेंद पर, वो भी लेग साइड के बाहर जाती हुई वाइड गेंद का पीछा करते हुए आउट हो गए। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अश्विन, मैं मानता हूं कि जेन्युइनली एक ऐसी विकेट के शिकार हुए कि वो गेंद नीची रही थी अनएक्सपेक्टेडली, तो बात समझ में आती है। लेकिन बाकी जिस तरह से हमारे विकेट गिरे हैं, आपको शॉट सिलेक्शन जब तक आप नहीं सुधारेंगे, कुछ भला होने वाला नहीं है भारतीय क्रिकेट टीम का। और इसी तरीके से अगर आप रन लुटाते रहेंगे, आपको 5 बॉलर, खुद कप्तान मानते हैं कि 5 बॉलर नहीं 6 बॉलर चाहिए हमें, तो छठे बॉलर का आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये कहकर कि भाई शिखर धवन ये कहकर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि पिच स्पिन ले रही थी इसलिए हमने वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल नहीं किया। अब सवाल उठता है, जब पिच स्पिन ले रही थी तो फिर आपको शार्दुल ठाकुर को 10 ओवर में 72 रन लुटाने की क्या जरूरत थी? आपको भुवनेश्वर की दिशाहीन गेंदबाजी की क्या जरूरत थी? आपके पास ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। कहना बहुत आसान है कि वेंकटेश अय्यर क्योंकि वहां पिट जाते, तो भैया जो आपके पास बॉलर हैं उसमें खाली एक जसप्रीत बुमराह को छोड़कर किस गेंदबाज ने सही लाइन एंड डेंस से गेंदबाजी की है या बहुत इफेक्टिव गेंदबाजी की है? सर शॉर्ट सिलेक्शन की बात मैं करूँ तो शॉर्ट सिलेक्शन भी सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले आपका खुद एक दायित्व बनता है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपका वेंकटेश अय्यर की मैं बात करूँ तो आपका डेब्यू मैच था, आपको थोड़ा वक्त बिताना चाहिए था। और पिच अगर आपने देखा होगा सर, सुबह जब नई बॉल थी, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, तो काफ़ी जब नई बॉल थी तो थोड़ा बहुत बॉल में स्विंग देखने को मिला और उसके बाद पिच स्लो होता गया जैसे जैसे टाइम बीता, और स्ट्रोक खेलना और मुश्किल होता गया। दूसरे शब्दों में कहा गया तो सर पिच को समझना चाहिए था कंडीशन के हिसाब से। वही बैट्समैन और ऑलराउंडर जो भी गए, उनको पूरा प्लेयर एक वही होता है जो अपनी कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर ले। और इन देखने को मिला जैसे श्रेयस अय्यर ने हुक मार के आउट हुआ उस बॉल को, अगर आप छोड़ भी देते, अगर आप अपनी विकेट बजा लेते, तो फिर आप 20-30 रन अगर अपनी टीम के लिए जोड़ भी लेते तो आगे फायदा ही देती अपनी टीम को निश्चित तौर पर। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ जो आपकी टीम की ताकत है वो अगर आपकी कमजोरी बन जाए तो फिर कुछ भला होने वाला नहीं है। ताकत क्या कि अगर आप स्लो विकेट तो भारत में बहुत शुरू से रही हैं, स्लो विकेट पर तो हम खेलने के आदी रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा खासा अभ्यास रहा है हमारा। अब उन्हीं स्लो विकेट पर वही हमारे लिए स्ट्रोक खेलने में हमें दिक्कत हो, हम रन ही ना बना पाए, कोलैप्स हो जाए अगर हमारा, उसमें आप क्या कहेंगे? स्पिन बॉलिंग हमारी ताकत रही है शुरू से, लेकिन जो केशव महाराज ने गेंद को घुमाया है, टर्न कराया है, वो ना तो अश्विन करा पाए हैं, ना वो यजुवेंद्र चहल करा पाए हैं। शमसी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, बिल्कुल। तो ठीक है, अश्विन को एक आध विकेट मिल गया, वो बल्लेबाज की एक कमजोरी की वजह से क्विंटन डिकॉक का विकेट किया था उन्होंने जी। लेकिन जिस तरीके से तेजी से घूमती हुई गेंदों को हमारे बल्लेबाज को खेलने में परेशानी आ रही है,
वो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बहुत ही सहजता के साथ स्वीप और रिवर्स स्वीप देकर बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं जी। तो ये स्पिनर्स को खेलने की रणनीति जो है भारत को, मैं समझता हूं, एक बेसिक्स पर जाना होगा कि साउथ अफ्रीकन कैसे हमारे स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं और हम उनके स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाते, हमेशा फंसते हुए दिखाई दिए। सर वही बात आती है, इसमें सबसे बड़ा गेम रोल प्ले करता है माइंडसेट का। अगर आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीत के आ रही है, तेम्बा बवूमा भी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, अपनी टीम को मैच जिता के आ रहे हैं। अब वो उन्होंने कप्तानी में एक इतना अच्छा रोल प्ले करा कि अपनी टीम को वो आगे लेके गए। प्रेशर सिचुएशन में इंडिया के बॉलर्स को डोमिनेट करा, इंडिया के सारे प्लेयर्स को डोमिनेट करा। अगर आप देखें तो स्लो विकेट था, बॉल की क्रीज तक पहुंचकर वो खेले, अब कदमों का इस्तेमाल करते हुए, और देखा जाए तो इंडियन प्लेयर्स क्रीज के अंदर ही खड़े रहते खेले गए, तो सर विकेट तो जानी जानी है। बिल्कुल, डुसेन को तो मैंने, जैसे हमने कल आफ्टर द शो हमने जिक्र भी किया था और एक प्री शो में भी जिक्र किया था जब एक पारी खत्म हो गई थी कि वो 2 कदम 3 कदम आगे बढ़कर वैसे चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रोक खेल देते हैं जी। ऐसे ही अगर आप उनको देखें, उनके साथी बाबूमा ने कोई भी भारतीय गेंदबाज उन पर असरदार साबित नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सहजता से खेलते गए, जब बड़े शॉट नहीं लग पा रहे थे तो वो आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो इसमें क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कोलैप्स की ऐसी क्या जरूरत है? 50 ओवर का खेल है, ये 2020 नहीं है भाई। तो उस मानसिकता से आप उभरिए और ये बड़े बेसिक चीजें हमें बताते हुए बड़ा वो हो रहा है, शर्म सी आ रही है कि ये खिलाड़ी एक मजे हुए बहुत अच्छी कड़ी तपस्या करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इस मंच पर पहुंचे हैं, जबकि हम यहाँ बैठकर कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजों को अब अपना वो कमिटमेंट दिखाना होगा। कम से कम बेसिक्स पे आओ, रन नहीं बनते ना बने, आप दौड़कर रन लीजिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, उसका भी दबाव बनता है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा, दबाव बनाने की, स्ट्राइक रोटेशन की, और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने यही करा। वेंडर डुसेन और बवूमा जब पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे तो उनसे शुरुआत में रन नहीं लगे। शुरुआत में वो स्ट्राइक रोटेट करके ही उन्होंने प्रेशर बनाया इंडियन टीम पे, और इंडियन टीम जल्दबाजी करके अपनी विकेट देता गया। और दूसरी कप्तानी देखिए, बाबूमा ने दबाव बनाया कप्तानी से, फील्ड प्लेसमेंट से, बॉलर्स को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके। लेकिन हमारे कप्तान साहब 3 विकेट गिरने के बाद जो है वो किसी तरह का प्रेशर ही नहीं बना पाए और बहुत डिफेंसिव किस्म की फील्ड लगा दी उन्होंने। और शुरू के 15-20 ओवर तक मुझे लग रहा था सब सही चल रहा है, गेंदबाजों का इस्तेमाल भी सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने 3 विकेट गिरने के बाद जो है जिस तरीके से हथियार डाल दिए, मैं तो कहूँगा ये थोड़ा मुझे लगता है कि अभी, हालांकि इट्स टू अर्ली टू से कि हम बहुत जल्दी उनके बारे में कोई राय बनाएं, लेकिन टेस्ट मैच में भी जब उनको कप्तानी करने का मौका मिला था वहां ये भी मूलभूत कमजोरियां उनकी सामने आई थी। इससे बहुत जल्दी उनको निजात पाना होगा। अगर नहीं पाएंगे तो भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। आपकी बल्लेबाजी नहीं चल रही, मध्यक्रम बिल्कुल बोझ बना हुआ है, गेंदबाज जो हमारा एसेट हुआ करते थे वो भी रन लुटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एक आत्मचिंतन की बहुत ज़रूरत है और हमारा जो स्पोर्ट्स स्टाफ है और राहुल द्रविड़, इनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ में अगर सर प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा था। बस हाँ, थोड़ा बहुत यानेमन मलान के बारे में थोड़ा हो सकता है, जिस तरीके से वो आउट हुए थे एक मैच के आधार पर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मुझे नहीं लगता कि छेड़छाड़ वो करें। बिल्कुल। और इंडिया की अगर हम बात करें तो शुरू के 3 बल्लेबाज तो वही रहेंगे, शिखर धवन, केएल राहुल और विराट कोहली। अब मेन मुद्दा ये आता है कि मिडिल ऑर्डर में कौन ज्यादा प्रतिभा वाला खिलाड़ी रखेंगे ये, क्योंकि ये अगर यहाँ पर यही घूम फिर कर बात वही आती है, प्रतिभा वेंकटेश अय्यर को अगर बॉलिंग नहीं करानी है तो आप बेहतर है कि आप सूर्य कुमार यादव को खिलाइए, क्योंकि टैलेंट में दोनों में कोई तुलना नहीं है। गेंदबाजी में मुझे लगता है कि आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, विकेट चटकाने वाले बॉलर नहीं है। जब तक आप विकेट टेकिंग बॉलर नहीं होंगे तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। आप भुवनेश्वर कुमार की दिशाहीन गेंदबाजी, हालांकि अभी इट्स टू अर्ली क्योंकि वो लंबे समय बाद वापसी की है उन्होंने, और यजुवेंद्र चहल ने लंबे समय बाद वापसी की है, अश्विन ने लंबे समय बाद वापसी की है। तो लेकिन अब इस आधार पर अगर हम कहें कि अगला मैच भी हम हार जाएं, तीसरा मैच भी हार जाएं, तो भाई बात क्या हो गया? फिर तो क्लीन स्वीप हो गए। या पिछला ये जो दूसरा मैच पार्ल में होना है जहाँ विकेट धीमी है, यहाँ पर भी अगर हमने यही गलतियां दोहराई और हम हार गए और हम ये कहकर इनका बचाव नहीं कर सकते कि ये बहुत लंबे समय बाद आए हैं। अब आप अगर लंबे समय और ये सब भी देखना है तो आप 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है वनडे क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया में,
ऑस्ट्रेलिया में ही है ना वनडे का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। तो बेहतर होगा कि आप अपने तेज गेंदबाजों को जो वहां पर मौजूद हैं, ऑप्शन जो आपके पास हैं, प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद हैं जिनके पास अच्छी खासी गति है, उनको ट्राई करके देखिए। बिल्कुल सर अभी से टीम बनाना चालू करेंगे अगर हम तो 2023 तक तभी जाके बनेगी यार। और तब तक तो रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, फिर होपफुली आ जाने चाहिए रोहित शर्मा तब तक। वर्ल्ड कप तक तो नहीं है। जी तो बिल्कुल, मेरा मतलब ये है कि तब तक फिट रहने चाहिए रोहित शर्मा खेलने के लिए। और अगर अब सर बात करें तो पिच की, तो वेदर अभी तक की वेदर रिपोर्ट के हिसाब से तो कल भी गर्मी रहेगी, सनी है। और बात करें अगर यानी 2 स्पिनर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, काफी स्पिन देखने को मिल सकता है और स्लो और ड्राई विकेट है अभी तक। तो अगर ड्राई विकेट है तो 2 स्पिनर्स पर भरोसा कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि अश्विन या चहल की, बेशक ये इनके पास एक साथ खेलने का तजुर्बा नहीं है। जी। और वहाँ शमसी और केशव महाराज काफी मैच एक साथ खेल चुके हैं, तो ये भी बड़ा फर्क पड़ता है कि जब यजवेंद्र चहल के साथ दूसरे छोर पर कुलदीप यादव थे जी। तो इसी जोड़ी ने साउथ अफ्रीका के दौरे पर वनडे क्रिकेट में कहर बरपाया था। लेकिन अब क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और अश्विन खेल रहे हैं उनके साथ में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। लेकिन अब वही है कि अब गए तो बिल्कुल गए, तो उस वक्त मत लीजिए। अब तो दूसरे मैच में जो कुछ है अब झोंक दीजिए अपनी पूरी ऊर्जा को। और बल्लेबाजों को भी वही काम करना होगा, गेंदबाजों को विकेट चटकाने वाली क्षमता दिखानी होगी। और बल्लेबाजों को कम से कम मैं समझता हूं कि यहाँ अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 300 के आसपास का स्कोर खड़ा कीजिए। लेकिन मध्य क्रम को अपना दायित्व समझना होगा, जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और साथ में सर मैं ये समझता हूँ कि विकेट है, स्लो है, थोड़ा बहुत वक्त बिताइए शुरू में। अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आती है कल तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बैटिंग विकेट शुरू में इसे कहा जाता है पाल की विकेट को। और शुरू में आपकी बल्लेबाज आती है तो इतनी जल्दबाजी ना दिखाइए कि आपका स्कोर कहीं 250 या 260 पर सीमित हो जाए। तो सामने वाली टीम को भी इतनी अच्छी फॉर्म में चल रही है, उनका माइंडसेट भी इतना स्ट्रांग है, तो उनको भी एक अच्छा टारगेट दीजिए सेकंड इनिंग्स में। बिल्कुल। और स्पिनर्स को तो वैसे ही वो दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाबू माने और डुसेन ने जो बल्लेबाजी की है, एक मिसाल कायम की है। और गेंदबाजी हमारी असरदार साबित नहीं हो पाई, तो अब उम्मीद कीजिए। और देखिए, अगर लुंगी एंगड़ी उनके फ्रंट लाइन बॉलर नहीं भी हैं तो भी आप देखिए कि कितना दिमाग से बॉलिंग करते हैं। उन्होंने देखा कैसे फांसना है और कैसे उनको शॉट पे डिलीवरीज करनी है। हमने अब जो बॉल है ना थोड़ी सी आगे रखी है, उन्होंने बॉल को थोड़ा पीछे रखा है। बड़ा बेसिक जो मूलभूत फर्क बॉलिंग में जो मुझे समझ में आया, जो मुझे देखने को मिला, तो उस शॉट पे डिलीवरीज पर उन्होंने लगातार जो 2 विकेट चटकाए हैं, खासकर श्रेयस अय्यर का और वेंकटेश अय्यर का। तो वो शॉट पे डिलीवरीज थी, उसकी वजह से उन्होंने प्रेशर डाला। और श्रेयस अय्यर की जो पुरानी परेशानी है शॉट पे डिलीवरीज को के सामने, वो बहुत सहज नहीं हो पाते, तो शायद उसी का उन्होंने फायदा उठाया। और साथ में सर कल का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। डू और डाई है बिल्कुल सर। और सर विराम दे यहीं पर। और उम्मीद कीजिए इस डू और डाई में मैच में भारतीय खिलाड़ी जिनमें क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं है, बस एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। एग्जीक्यूट कीजिए, मैच जीतिए। और फिर तीसरे मैच में केपटाउन चलेंगे। केपटाउन से पाल की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर ही सीरीज़ का फैसला हो तो और मज़ा आएगा। और भारतीय क्रिकेटर्स और जो भारतीय आवाम है, काफ़ी जिनके चेहरे लटक से गए हैं, बहुत निराश हैं। खासकर 2 टेस्ट मैच और 1 वनडे लगातार हारना, 3 मैच लगातार हारना, इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि अब बदलाव का दौर आ गया है। अब आप अपने विकेट टेकिंग बॉलर्स को ढूंढिए, उनको आजमाइए और कुछ अच्छा कीजिए, तभी बात बनेगी और तभी आप पर विश्वास पैदा होगा भारतीय क्रिकेट आवाम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।